हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉफ्टवेयर अप्लाइज फिल इन द ब्लैंक आल्सो कॉल्ड एल्गोरिदम टू प्रोसेस डाटा। तो यहाँ पे सिंपल बोला है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या अप्लाइज करता है, जिसकी हेल्प से हम उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एल्गोरिदम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, कि किसी भी डाटा को हमें कैसे प्रोसेस करना है, उसको किसी भी डाटा को हम कैसे प्रोसेस करेंगे बेसिकली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक प्री डिफाइंड या फिर डिफाइंड एक प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, जिसकी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करना। तो प्रोसीजर को केवल लिखा होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस, ठीक है, आर परफॉर्म्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। और कई बार एल्गोरिदम की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विच आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर सिंपली बोलें कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे स्टेप्स लिखे जाते हैं, उनको हम कंप्यूटर की टर्म्स में क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम पे, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम का मेन काम क्या होता है कि हमें, मान लो कि मुझे एक प्रोग्रामर को क्या करना है, उसको एक प्रोग्राम बोलना है कि तुझे ये प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको एक एल्गोरिदम लिख के दे दूंगा बेसिकली। मैं उसको बोलूंगा कि सबसे पहले तूने क्या करना है कि कोई भी मेमोरी क्रिएट करनी है, उस मेमोरी के अंदर तूने कौन कौन से डाटा इंसर्ट करने हैं, उस डाटा के अंदर कौन कौन से तूने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और फाइनली जो आउटपुट आएगी, वो आउटपुट जो भी क्रिएट होगी, उस आउटपुट को क्रिएट करके तूने फाइनली कहाँ पे उसको सेव करना है। तो ये सारा का सारा जितने भी स्टेप्स होंगे, जैसे मान लो ये स्टेप 1 2 3 4 5, ऐसे कई जो भी स्टेप्स होंगे, ये सारी की सारी कौन सी लैंग्वेज में लिखूंगा, नॉर्मली मैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पर जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर उसको बाद में क्या करेगा, अपने कोड के लैंग्वेज में लिखेगा, मतलब कोडिंग की फॉर्म में उसको लिखेगा। तो जब मैं उसको लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, हमारा एक एल्गोरिदम है कि तूने ऐसे करके क्या करना है, इस प्रोग्राम को क्रिएट करना है ना। तो मैं जब नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूँ किसी प्रोसीजर को, अब ये देखो यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं कि पहले स्टेप पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, फोर्थ पे ये करना है, फिफ्थ पे ये करना है, और मैं ये किस में लिखूंगा, नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा। तो बस उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा कि जब हम सॉफ्टवेयर अप्लाई करता है कोई प्रोसीजर को, या फिर स्टेप बाय स्टेप किसी ऑपरेशन को अप्लाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स बोलते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद एंड फिल इन द ब्लैंक बट नो स्पेसेस। यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो भी हमारी फाइल एक्सटेंशन होती है, उसको हम किससे सेपरेट करते हैं। तो हमें पता है उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, डॉट के, जो हमारा डॉट होता है उसके जो सिंबल है उससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और डॉट सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे देखो, अगर फाइल एक्सटेंशंस की बात करी है, तो हमें पता है कि हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट की आती हैं, इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ इमेजेस की आती हैं फाइल एक्सटेंशन, इसके अलावा हमारे पास ऑडियो की आती हैं फाइल एक्सटेंशंस, इसके अलावा हमारे पास वीडियो की आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारी सारी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा प्रोग्राम्स की आती हैं, कई बार कंप्रेस्ड की पूछी जाती हैं। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट, इमेज आ गया, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, इनकी जो पूछी जाती हैं। तो टेक्स्ट में कौन कौन सी आती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट डाटा होगा, और वे भी वो फॉर्मेटेड भी हो सकता है और नॉन फॉर्मेटेड भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से एक्सटेंशन देखते हैं, जैसे हम डॉक देख लेते हैं एक, और एक देख लेते हैं डॉट एक्स देख लेते हैं। इसके अलावा डॉट आर टी एफ देख लेते हैं। ये सारी की सारी किस्में चलती हैं हमारी, जिसमें सारा का सारा टेक्सचुअल जो डाटा होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सारे टेक्स्ट फॉर्मेट होता है इसमें, इसमें जो भी डाटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। और इमेज का हम देख लेते हैं, जैसे हम हमारी फोटोज वगैरह होती है, वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, या तो डॉट जेपीजी होती है या फिर डॉट जेपीजी होती है। इस एक्सटेंशन में हमारी जो फोटो सेव होती है। इसके अलावा और भी होती है, जैसे हमारे पास पीएनजी आती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जिसे बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिफ वगैरह आती हैं। तो ये सारी की सारी किस्में एक्सटेंशन आते हैं, ये हमारी इमेजेस के अंदर आती हैं। इसके अलावा अगर हम ऑडियो या वीडियो की देख लेते हैं, तो ऑडियो में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है डॉट डब्ल्यू ए वी, ठीक है, वेब एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं MP3,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में 2-3 बार पूछी जाती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और है डॉट AAC। तो ये भी हमारे पास क्या ऑडियो की सारी फाइल फॉर्मेट्स हैं। और ये सारी की सारी क्या करती हैं हमारे पास, जो ऑडियो डाटा है उसको इनकोडेड फॉर्म में सेव करने का काम करती हैं। और इसके अलावा जो हमारे वीडियोस वगैरह आती हैं, वीडियोस का सभी को पता है, आजकल सभी देखते हैं वीडियोस वगैरह। तो MP4 आता है, एक तो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर MP4 आ गया। इसके अलावा डॉट हमारे पास AVI आता है, ये भी वीडियो का चलता है। इसके अलावा एक आता है FLV करके एक्सटेंशन। ये सारी की सारी किसमें आती है, हमारी वीडियो में आती हैं। और अगर हम किसी प्रोग्राम की बात कर लें, अब प्रोग्राम वो डिपेंड करता है मैं उसको कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखा है, तो उस टाइम पे मैं एक्सटेंशन कौन सी यूज़ करूंगा, .C यूज़ करूंगा। अगर मान लो कि मैंने जावा लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उसको मैं जब सेव करूंगा तो .java करके सेव करूंगा। और वैसे ही हमने जैसे HTML का भी देखा था मैंने, कि अगर मैंने HTML में कुछ कोड किया है तो उसको मुझे सेव करना पड़ेगा, तो .html में उसको मैं सेव करूंगा। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली फॉर्मेट्स हैं। अब देखो इन सभी को क्या अलग करता है, बेसिकली यहाँ पे देखा था कि फाइल एक्सटेंशन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल। अब मान लो कि मैंने एक टेक्स्ट फाइल करी या फिर एक वर्ड फाइल क्रिएट करी, उस वर्ड फाइल का नाम रख दिया मैंने ABC.doc। अब देखो .doc क्या है, एक हमारी एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन और जो मेरा मेन फाइल का नेम है, अब मेरे मेन फाइल का नाम क्या आ गया हमारे पास, मेन फाइल नेम क्या आ गया, ABC। अब ABC को मेरा क्या चीज अलग कर रही है, पीरियड का सिंबल अलग कर रहा है। और ये आगे मेरे आगे एक्सटेंशन का नाम। और ये डॉक क्या डिस्प्ले करता है कि जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है वो किसकी है, हमारी MS वर्ड की है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे तो समझ आ गया होगा कि हमारे यहाँ पे पीरियड सिंबल यूज करते हैं मेन फाइल और एक्सटेंशन को बेसिकली वो करने के लिए। और देखो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है बट नो स्पेसिस, क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ, अगर हम टेक्स्ट की देख लेते हैं, तो हमने अगर हम सिंपली देखें कि जो हमारे पास टेक्स्ट की जो भी एक्सटेंशंस आती हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, एक आता है .txt। .txt का सिंपल लग जाता है पता है, ये हमारे क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है जो इनका काम है प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है। अब प्लेन टेक्स्ट का मतलब है कि सिंपल, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होगा, बेसिक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होगा इसमें। ठीक है, एक फर्स्ट ये आ गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, .rtf, इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब देखो इसका मतलब ही आ गया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम एडवांस फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अब एडवांस फीचर इन द सेंस कि जो भी टेक्स्ट होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इसके बाद टेक्स्ट को मैंने इटैलिक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, टेक्स्ट को बेसिकली इटैलिक्स की फॉर्म में लिख दिया, या फिर और भी मैंने कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह अप्लाई कर दिए। तो ये सारी की सारी किस में आते हैं, जो हम RTF से किसी फाइल को सेव करते हैं। और इसके अलावा जैसे हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, एक आता है हमारे पास डॉक। ठीक है, डॉट, और दूसरा आता है हमारे पास DOCX, डॉक्स। ठीक है, बच्चे बेसिकली इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, डॉक और डॉक्स में। एक्चुअल में दोनों क्या है, हमारे पास MS जो वर्ड होता है ना, उसी की ये हमारे पास क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। पर इनका मेन काम क्या है दोनों में, कि जो हमारे डॉक फाइल्स होती हैं वो बेसिकली जो हमारे बाइनरी इंटरचेंज फाइल और फॉर्मेट होती है, इसका यूज करती हैं। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो हमारी डॉक होती है ये हमारे यूज करती हैं बाइनरी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे लिख देता हूँ BIFF, इसको बोलते हैं हम बाइनरी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये बेसिकली इस फॉर्मेट का यूज करते हैं जब हम डॉक में किसी फाइल को सेव करते हैं बेसिकली, तो हम उस टाइम पे ये चीज यूज कर रहे होते हैं उसके साथ। अब इसमें डॉक का मतलब क्या था, इसमें जो भी हमारे पास डॉक हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंपल कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी होती है जिसमें टेक्सचुअल डाटा हो ज्यादा। ठीक है, उसमें इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, बेसिकली सिंपल बोलूँ तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। और मुझे कोई नॉर्मली कोई काम करना है, उसके लिए मुझे कोई फाइल चाहिए, तो हम बेसिकली डॉक में उसको क्रिएट कर सकते हैं। पर डॉक एक्स में क्या होता है कि जो हमारी फाइल्स होती हैं ये क्या होती है हमारे पास, ओपन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में भी सेव होती है। ठीक है, एक तो इसमें जो आता है, जो पूछा जाता है कि जो हमारे ओपन XML में क्या होती है बेसिकली, या फिर इसको XML लिख लेता हूँ, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली क्या होती है,
इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारे डॉक होती हैं, जो इसमें पीछे फॉर्मेटिंग काम कर रही होती है, वो फाइल फॉर्मेट क्या होती है, VIFF, जिसको बोलते हैं बाइनरी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। और जो हमारा डॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, जो इसमें बैकग्राउंड में या फिर इसके जो साथ जो फॉर्मेट काम कर रहा होता है, जो एक्स स्टैंड फॉर क्या होता है हमारा, XML है ना। XML की फॉर्म क्या आती है हमारे पास, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये बेसिकली इन दोनों में क्या है, हमारा डिफरेंस है। और कई बार पूछ लेते हैं कि दोनों में से फाइल साइज किसका ज़्यादा होगा। अब देखो, जो हमारी डॉक्स की फाइल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि अब डॉक्स एक्स नहीं है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वो लेगी, मेमोरी लेगी, पर ये गलत है। डॉक्स क्या करती है, हमारी लेस स्पेस लेती है। तो मैं इस यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ, इसको नोट करना हो यहाँ से नोट कर ले, कि जो हमारी डॉक है वो क्या करती है, उसका जो साइज होता है वो साइज ज़्यादा होता है, पर जो हमारा डॉक्स होता है इसका साइज क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, ये क्या है, प्लस पॉइंट है जो हमारी डॉक्स है। और ये डॉक्स एक्चुअल में क्या था, कि जब हम बात करते हैं कि जो हमारे 2007 से पहले के जितने भी हमारे पास, जैसे हम MS वर्ड में बात करें, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें, तो 2007 से पहले के जितने भी थे ना, जितने भी पहले 2007 से पहले के जितने भी वर्ड के वर्जन थे, वहां पे जो फाइल सेव होती थी तो वो सिंपल डॉग के नाम से सेव होती थी। पर 2007 के बाद, 2007 के बाद क्या सेव होने लगा, .cx के नाम से वो एक्सटेंशन आने लग पड़ी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हमारी डॉक एक्स है, जो एक्सटेंशन है, वो कौन से जो MS ऑफिस का वर्जन है वहां से वो स्टार्ट आना स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो हमारे 2007 था उसके बाद से आना वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ गई, एक तो ये चीज़ आ गई कि इनमें जो फाइल फॉर्मेटिंग है, जो बैकग्राउंड में क्या काम करती है, इसके अलावा जो इनका साइज आ गया। अब तीसरी चीज़ एक और आ गई, एक तो ये आ गई कि डॉक और डॉक एक्स में क्या है, कि डॉक एक्स था जो हमारा 2007 से स्टार्ट हो गया था आना, पर उससे पीछे के सारे हमारे डॉक चलते थे। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे कि करप्टेड कौन सा होता है, बेसिकली करप्ट कौन सा हो जाता है। तो जो हमारे डॉक एक्स हैं वो लेक्स करप्ट होती हैं, मतलब खराब नहीं होती, बेसिकली सिंपल हिंदी में बोले तो, कि वो खराब नहीं होती हैं, पर जो हमारे डॉक है उनमें खराब होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू हम डॉग से बात करें तो। फिर कुछ 3-4 पॉइंट है जो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने और क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो एग्जाम में ऐसा होता है कि हम अगर एक क्वेश्चन के साथ उसकी पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, तो उनमें से मान लो कि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, पर इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमने क्या देख लिए थे, हमने सिर्फ अभी 2 या 3 देखे थे, कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेट्स में कौन कौन से देख लिए थे। एक तो हमने .txt देख लिया था, .rtf देख लिया था, डॉक्स देख लिया था, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास कई बार इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, एक .wpd करके इंपॉर्टेंट आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। वर्ड परफेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है, बेसिकली पूछा भी जाता है कि .pd किसकी हमारे पास, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है WPD की, तो हमारे पास वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, जो सिंपल बोलूँ तो जो हमारे पास MS वर्ड था ना, MS वर्ड की पहले जो हमारे सॉफ्टवेयर था, बेसिकली वो इस फाइल फॉर्मेट में उसको सेव करता था। ठीक है, वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट में। अब हम कुछ इमेजेस की देख लेते हैं, कि जो हमारे इमेजेस आती हैं जिसमें हम इमेज वगैरह सेव करते हैं, उसमें कौन कौन सी हम एक्सटेंशन यूज करते हैं और उनका क्या फायदा होता है। तो एक आता है हमारे पास .jpg, ठीक है, .jpg करके आता है। अब .jpg को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कई जगह JPG लिखा होता है और कई जगह क्या लिखा होता है हमारे पास, .jpeg। ये दोनों ही क्या है, एक ही हैं। ठीक है, अब इन ये दोनों एक ही हैं और इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में काफी बार। इसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हम इसमें सेव तो करते हैं फोटोज को, फ्रैक्चर में इसका फुल फॉर्म क्या होती है, JPEG की। तो इसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो बेसिकली ये क्या करता है, आप देखो, जो भी हमारे पास फोटोज वगैरह होती हैं, इसका लाइव एग्जांपल देखना, जब भी हम कोई कैमरा से डायरेक्टली किसी फोटो को देख रहे होते हैं, मान लो कि मेरे पास एक ये फोन है, अब फोन से मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट की मैं फोटो लेने की ट्राई कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे क्या, एक बार मेरे पास एक पेड़ है, मैं इसकी फोटो कैप्चर करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर जैसे मैं उसको लाइव देखता हूँ उस टाइम पे, मान लो मैं उसको लाइव देख रहा हूँ तो मुझे वो काफी क्लियर दिख रही है। पर जैसे मैंने उसको फोटो क्लिक करी और बाद में वो प्रोसेस होके मेरे फोन में जब सेव हुई और उसकी एक्सटेंशन आ गई .jpeg। अब .jpeg का मतलब क्या है, कि जो भी मैंने फोटो कैप्चर करी वो फोटो क्या हुई,
प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, उसका जो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, कंप्रेशन अप्लाई हो गया बेसिकली। ठीक है, कंप्रेशन से क्या हुआ कि एक्चुअल में जो मैंने फोटो देखी कई बार होता है ना कि हम फोटो देखते हैं कि मुझे काफी अच्छी दिख रही है फोटो पर, जब हम उसको कैप्चर कर लेते हैं तो बाद में देखते हैं यार काफी धुंधली सी फोटो दिख रही है, मतलब फोटो वो अच्छी नहीं दिख रही है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जो कंप्रेशन है वो कितना अच्छा है होता है, उसके बेस के ऊपर वो काम करता है। अगर आप क्या करोगे, कभी भी रॉ फोटो कैप्चर करोगे वो हमेशा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू हमारी जेपीजी फोटो से। पर रॉ जो हमारी फोटोज होंगी, रो फोटोज का साइज हमेशा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जेपीईजी से। ठीक है, जेपीईजी का साइज कम होगा क्योंकि वो क्या करेगा, फोटो को रिड्यूस कर देगा, कंप्रेस कर देगा। पर जो रॉ इमेजेस होती हैं वो उनको कंप्रेस नहीं करती हैं, वो जैसे जितना आ रहा है साइज उतने फाइल में क्या करती है, वो फोन में स्टोर कर देती हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है कि एक्चुअल में एक्सटेंशंस काम कैसे करती हैं। और जेपीईजी का अब एक्सटेंशन का मतलब है कि कोई हमारे पास एक फोटोज या फिर गैलरी की एप्लीकेशन होगी, ये फोटो वहीं पे ओपन होगी जाके। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या होता है एक्सटेंशन का मतलब। इसके अलावा हम अगर और देख लें जो इमेजेस की हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट देखते हैं पीएनजी, एग्जाम में पूछी जाती है, हम बस वही देखेंगे। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स की क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पीएनजी की। ठीक है, अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारे पीएनजी है ये हमारे किस टाइप का कंप्रेशन यूज करती है, तो ये यूज करती है हमारे पास लॉसलेस का। ठीक है, ये हम इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो हमारी पीएनजी है वो लॉसलेस, मतलब वो जो भी फोटो वगैरह रहती है उसको कम रिड्यूस करती है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को ज्यादा सेव करने का काम करती है अपने अंदर। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम में की बार ये पूछी थी डॉट बी एम पी। अब किसी रिसेंटली किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछी गई थी कि डॉट बी एम पी किसकी एक्सटेंशन होती है, ये हमारी बिट मैप की होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है डॉट बी एम पी। अगर हम ऑडियो फाइल्स की बात कर लें, है ना, हमने दो तो देख ली हैं, अब हम ऑडियो की बात कर लें। तो एम पी थ्री तो हम बताएं ऑडियो के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है डॉट डब्ल्यू एम ए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसका मतलब होता है विंडोज विंडोज मीडिया ऑडियो। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आती है डॉट ए ए सी, जो मैंने पहले बोला था डॉट ए ए सी, इसकी फुल फॉर्म आती है एडवांस ऑडियो कोडिंग। एडवांस ऑडियो कोडिंग। बस ये तीन चार हैं जो हमारे पास ऑडियो के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना डिटेल में पता नहीं होता, तो बस ये बेसिक होते हैं, पर ये चीज़ें क्या होती है एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास जैसे नेक्स्ट आ गया कि हमने ऑडियो को देख लिया, अब थोड़े से वीडियोस के देख लेते हैं ना। वीडियोस के कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, एक तो हम देख लेते हैं एवीआई। ठीक है, एक तो हम पता है डॉट एम पी फोर तो होता ही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, और एम पी ई जी। ठीक है, एम पी ई जी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसको बस एक बार नोट करके लिख लेना। इसके अलावा जो हमारे पास वीडियो की और इम्पोर्टेंट कौन सी आती है जो हम देखी थी, एक हमने देखी थी डॉट एम ओ वी। एम ओ वी इम्पोर्टेंट है, और एम ओ वी किसकी है बेसिकली ये पूछी जाती है, तो ये हमारे पास किसकी आती है, एप्पल की आती है ना, एप्पल की क्विक टाइम। एप्पल क्विक टाइम मूवी का बेसिकली ये हमारी क्या है, एक्सटेंशन है। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछी गई थी कि डॉट एम ओ वी हमारी किसकी फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विंडोज की बात कर लें तो विंडोज में क्या चलती है हमारे पास, डब्ल्यू एम वी चलती है, जिसको हम बोलते हैं विंडोज मीडिया वीडियो फाइल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विंडोज मीडिया वीडियो फाइल। ठीक है, ये हमारी विंडोज की क्या है, हमारी वीडियो को जो वीडियो की फाइल एक्सटेंशन है वो यहाँ पे हमारी ये विंडोज की है। और ये हमारी किसकी है, एप्पल की है, जो हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी और भी आती हैं, पर अभी आज के लिए इतना बहुत है एक्सटेंशंस का, तो इनको बस एक बार क्या करना है ना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी लिखवाई हैं वो सारी की सारी क्या है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एडहॉक क्यूरी इज, यहाँ पे बोला है कि हमारे एडहॉक क्यूरी क्या होता है। अब एडहॉक क्यूरी में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और एडहॉक क्यूरी होता क्या है कि जब भी कोई यूजर है वो क्या करता है, अपनी मर्जी से किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। ठीक है, सिंपल मान लो कि मेरे पास कोई एक यहाँ पे डाटाबेस पड़ा है, एक डाटाबेस पड़ा है और इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। ठीक है, अब एक यूज़र आता है, यूज़र को उसी टाइम पे क्या चाहिए,
मतलब मान लो कि यूजर कोई आया, यूजर को क्या चाहिए, उसी टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस टाइम पे जो यूजर अपनी क्या करेगा, बेसिकली अपना क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, एक स्पेसिफिक क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो उस टाइम पे क्या मिलेगा उसको, उसकी डिजायर्ड डिजायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। तो बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एडहॉक क्वेरी बोलते हैं। कि जब कोई एक यूजर आया, यूजर ने एक अपनी मर्जी से क्वेरी लगाई, या फिर उसने बोलते हैं ना, हमने जैसे हम सेटिंग्स में देखते हैं बेसिकली, कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं देखता हूँ कि मुझे बाई टाइम चाहिए, ठीक है, बाई साइज चाहिए, तो वो मेरी मर्जी है कि मुझे बाई टाइम देखना है कि बाई साइज देखना है किसी इन्फॉर्मेशन को। तो उस टाइम पे भी मैं क्या यूज कर रहा होता है, इनडायरेक्टली हम एडहॉक क्वेरी का यूज कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन। कि जिस टाइम पे हमें जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया, कि मुझे मान लो कि टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो मेरा टाइम के अकॉर्डिंग बताएगा, अगर मुझे साइज के अकॉर्डिंग चाहिए तो साइज के अकॉर्डिंग बताएगा। तो उस टाइम पे क्या यूज कर रहे होते हैं हम, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, हमारे एडहॉक क्यूरी काम कर रही होती है। तो ये हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, अ वेब कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेजेस लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा वेब क्या होती है, वेबसाइट होती है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेब पेजेस। अब देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। अब वेबसाइट मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आ गई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, ठीक है, फ्लिपकार्ट की आ गई। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि जैसे आप कुछ चीज़ सर्च करते हो या फिर कुछ करते हो, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, बड़े सारे आगे हमारे पास लिंक्स दे रखे होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये तो एक वेबसाइट, या वेबसाइट के अंदर भी बड़े सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए आगे, यहाँ पे मेंस के लिए आगे, यहाँ पे वुमेन्स के लिए आगे आगे लिंक, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास चाइल्ड का सारी की सारी खुल जाएंगे आगे। अगर मैं मैन वाले पे क्लिक करूंगा तो मैन का सारा खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये तो एक पूरी की पूरी वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या है, देखो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ये देखो, ये हमारा होम पेज आ गया फर्स्ट। उसके बाद होम पेज, जैसे मैंने चाइल्ड का एक पेज ओपन किया या वेब पेज ओपन किया, तो चाइल्ड के फर्दर आगे पेजेस ओपन हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं, एक या एक से ज्यादा जब भी हमारे पास वेब पेजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज डिफाइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे बोला है ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने क्या किया है, जो हमारी कंप्यूटर वायरस की टर्म, या फिर कंप्यूटर बोला था कि हमारे पास कंप्यूटर वायरस भी एक ऐसी टर्म हो सकती है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन पर्सन का नाम क्या था हमारा, फ्रेड कोहन या फिर फेडरिक कोहन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, एक बार पूछ लेते हैं कि इन्होंने इस टर्म को कब, जो हमारा कंप्यूटर वायरस था, ये टर्म कब क्वाइंड की थी बेसिकली, या फिर कब उसको डिफाइन किया था। तो 1983 में इन्होंने बोला था कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर वायरस को टर्म किया था ना 1983। अब कंप्यूटर वायरस होता क्या है, सिंपली उन्होंने बोला था कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो क्या करेगा, दैट कैन इन्फेक्ट अदर इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग them to include include a version of itself। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर वायरस सेक्शन में होगा क्या, वो भी होगा एक तो प्रोग्राम ही, पर उसका मेन काम क्या होगा कि वो क्या करेगा, किसी भी एक प्रोग्राम ही होगा, वो क्या काम करेगा, इन्फेक्ट करेगा, क्या बोलते, अपने प्रोग्राम, मतलब अदर प्रोग्राम्स को भी करे, करप्ट करेगा, मतलब उसको बेसिकली करप्ट करने का मतलब कि उसको मॉडिफाई कर देगा, और साथ ही साथ अपने जो वर्जन होंगे उनको भी क्या करेगा, मॉडिफाई करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली एक कंप्यूटर का हमारा जो वायरस होता है। ठीक है, वायरस ऐसे नहीं सोचना कि जैसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो वायरस होते हैं वैसे नहीं होता है। वायरस भी एक एक्चुअली में प्रोग्राम ही होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, मान लो कि अब वो इन्फेक्शन किस टाइप के हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारे वायरस हैं वो किस टाइप, क्या क्या टाइप के हमारे पास जो हमारे सिस्टम में इन्फेक्ट कर सकते हैं। या तो वो सिस्टम का डाटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डाटा को, एक तो ये काम कर सकता है वायरस। दूसरा क्या कर सकता है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है,
ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, जिसका हमने एग्जांपल देखा था वॉर्म। ठीक है, वॉर्म भी क्या होता है, हमारा सेल्फ रेप्लिकेट एक प्रोग्राम होता है ना, या फिर इसको सिंपल हम बोले वायरस बोल लेते हैं। और क्या कर सकता है, इनफेक्ट दूसरे प्रोग्राम या फिर फाइल को, जो हमने डेफिनेशन में देख लिया, इन्फेक्ट करेगा अदर प्रोग्राम्स को। तो ये भी क्या करेगा, कि वायरस का काम है। इसके अलावा क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा किस चीज़ को, सिस्टम्स को। ये बोलते हैं ना कि सिस्टम हमारा क्रैश हो गया। इसके अलावा हम बोलते हैं कि सिस्टम में हमारे जैसे वायरस आ जाता है तो हमारा सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है ना। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे वायरस आता है तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी को क्या होता है, डाटा लॉस करता है वो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी हैकर ने किसी मतलब किसी कंपनी को हैक कर लिया, तो वो बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दोगे तभी मैं आपका वो सिस्टम रिलीज करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, है ना। तो उस टाइम पे वो हैकर क्या कर सकता है, जितना भी उनके पास इंपॉर्टेंट डाटा है, या तो उसको पब्लिकली लीक कर देगा, या तो वो क्या करेगा, उसको पूरे का पूरा उस पूरे के पूरे डाटा को क्या कर देगा, डाटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो डाटा लॉस भी कर सकता है जब हम किसी कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कंप्यूटर वायरस तो हमें पता है, पर हम हिस्ट्री में देखें अगर थोड़ा सा, अगर हम हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से देखें कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जो वायरसेस थे वो कौन कौन से थे, तो हम थोड़े से देख लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें थोड़े से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वायरसेस थे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, कि ये बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, क्योंकि ऑप्शन में दिया जाता है, वैसे तो नहीं दिए जाते ये। तो एक आता है हमारे पास मॉरिस वोम। ठीक है, ये एक हमारा क्या था, कंप्यूटर वायरस था, और ये क्या करता था, अब ये देखो वॉर्म है तो ये क्या काम करेगा, मैंने बोला था वॉर्म क्या करते हैं, हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेट एक हमारे पास प्रोग्राम था। इसने क्या किया था, काफी सिस्टम को करप्ट कर दिया था और स्लो डाउन कर दिया था, और ये कब की बात है, हमारी 1988 के आसपास की बात है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और आती हैं, जैसे निमड़ा आता है। ठीक है, निमड़ा भी क्या था, हमारे पास एक वॉर्म ही था। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या था, एक टाइप ऑफ फॉर्म ही था। इसने क्या किया था, बड़े सारे सिस्टम को करप्ट किया था, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वॉर्म था, और ये हमारे कब आया था, 2001 में आया था। अब देखो, जैसे जितने भी हम जैसे यहाँ पे वायरस देख रहे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफी बार न्यूज में आ चुके हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐसा नहीं, वैसे तो हमारे पास मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ हमारे पास क्या कंप्यूटर वायरसेस हैं। ठीक है, ये वायरस का मेन काम ही क्या होता है, कि सिस्टम को करप्ट करना, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस में ये दिए जाते हैं कि इनमें से बताइए आपकी कौन सा कंप्यूटर वायरस है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है आई लव यू करके। आई लव यू करके एक हमारे पास क्या था, एक ये भी हमारे पास वॉर्म था। ये पूछा, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि आई लव यू क्या है, एक टाइप का मालवेयर है, वॉर्म है। ठीक है, तो ये ट्रोजन हॉर्स है, तो ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे वहां पे। तो उस टाइम पे क्या ऑप्शन आना था राइट, हमारा आई लव यू क्या, एक हमारा वॉर्म है। अब वॉर्म का मतलब क्या है हमारे पास, वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करेगा अपने प्रोग्राम को, रेप्लिकेट कर करके वो कंप्यूटर की मेमोरी फुल कर देगा, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, एक आता है एसक्यूएल स्लैमर करके। एसक्यूएल स्लैमर क्या था, ये भी हमारे पास एक वॉर्म ही था। ये भी हमारे पास क्या था, एक टाइप ऑफ फॉर्म ही था। पर ये इसका मेन काम क्या था, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर था, उसको डिस्टर्ब किया था इसने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारे पास एसक्यूएल क्या था, एक सर्वर था, उस पे इसने इफेक्ट किया था, तब ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इनको क्या करना, आपने एक बार कॉपी में नोट करके लिख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर इट्स फिल इन द ब्लैंक मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। तो हमने ये कल भी शायद देखा था कि हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी नए डिवाइस को अटैच करते हैं हमारे कंप्यूटर के में, तो बेसिकली उस टाइम पे होता क्या है, जो भी हमारे पास प्रिंटर या स्कैनर है, उसकी ड्राइवर पहले इंस्टॉल होना चाहिए उसको यूज करने से। ठीक है, बस वही चीज लिखी थी, मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड, कि जब हम उस डिवाइस को यूज करेंगे उससे पहले क्या होना चाहिए, उसमें उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइवर, या फिर कई जगह लिखा होता है डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि जो हम डिवाइस है उसका मुझे ड्राइवर क्या करना है, इंस्टॉल करना है, जब भी मुझे उसको जो भी पेरिफेरल को मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी क्यूरी वगैरह कुछ भी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।